Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the primary structure of the proteins. Primary structure of the protein determination means what is the sequence of the different amino acid in the प्रोटीन प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिडों की सीक्वेंस क्या है, उन सभी एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस को हम कैसे पता चलाएं, उसी के बारे में हमारा आज का लेक्चर होगा. सो आवर हेडिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंसिंग ऑफ द एमिनो एसिड इन एनी ऑफ द प्रोटीन. किसी भी प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं उनकी सीक्वेंस क्या है, उसको हम कैसे पता करें, उसी के लिए हमारा ये आज का लेक्चर. सो लेट्स proceed towards today's lecture about the determination of the primary structure of the proteins. तो जब हम डिटरमाइन करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होती हैं. आपके पास कंप्लीट पूरा आपके पास एक प्रोटीन है, तो सबसे पहले हम करें क्या उसके लिए. सबसे पहले तो हम ये तो पता कर लें कि जो प्रोटीन है उसके अंदर टोटल एमिनो एसिड है कितनी, व्हाट इज द नंबर ऑफ द एमिनो एसिड इन द गिवन प्रोटीन. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल डिटरमाइन द एमिनो एसिड कंपोजिशन इन द गिवन प्रोटीन, दैट कॉल्ड एज द एमिनो एसिड एनालिसिस. तो एमिनो एसिड की हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं. उसके लिए हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे आपकी जो प्रोटीन है, गिवन प्रोटीन है उसकी. तो कैसे करेंगे कि द प्रोसेस इन विच द नंबर और द टाइप ऑफ एमिनो एसिड present in the given protein or present in the given polypeptide chain is determined by their complete hydrolysis into the alpha amino acid, either by heating it with 6N HCl at a temperature of 373 to 393 Kelvin for 20 to 24 hours, or by using the suitable enzymes, followed by their separation, identification from the resulting mixture, either by the ion exchange chromatography or by using the gas chromatography. gas chromatography हम अलग से आपको पढ़ा चुके हैं, आप वहां पे कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी होती क्या है. तो इसको कहते हैं एमिनो एसिड एनालिसिस. मींस आपके पास देखो ये कंप्लीट एक चेन है. मान लीजिए यहाँ पे तो आपको सिर्फ कितने एमिनो एसिड दिख रहे हैं, आपके पास 3 एमिनो एसिड है. यहाँ पे ये ट्राइपेप्टाइड है. मान लीजिए इस ट्राइपेप्टाइड के अंदर भी ये 3 एमिनो एसिड है. कौन, इनका पता कैसे करें. तो सबसे पहले तो देखो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे, इस पेप्टाइड बॉन्ड का हमें क्या करना होगा, क्लीवेज. सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड का भी क्या करना होगा, यहाँ से क्लीवेज. देखो क्लीवेज होगा तभी तो हमें ये फर्स्ट एमिनो एसिड, ये सेकंड एमिनो एसिड और थर्ड एमिनो एसिड हमें ये पता चलेंगे कि हाउ मेनी एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन, और हियर इन particular case in the tripeptide what are the number of these amino acid. number is 3, लेकिन नंबर तो है 3, लेकिन वो एमिनो एसिड है कौन. तो उन 3 एमिनो एसिड्स के नेचर का भी पता लगाना है कि वो वेलिन तो नहीं, वो ग्लाइसिन तो नहीं, वो ट्रिप्टोफैन तो नहीं, मींस वो है कौन. तो मींस सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप होती है डिटर्मिनेशन ऑफ द एमिनो एसिड कंपोजिशन इन द given polypeptide chain या in the given protein, and that called as the amino acid analysis. तो एग्जाम में इस टाइप से आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप डायग्राम बना देंगे, ऐसे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे. और जब भी कोई आप ऐसा डायग्राम बनाएं तो आप एक चीज का और ध्यान रखें, आप एक काम और भी कर सकते हैं. वो क्या कर सकते हैं आप, कि जो भी आप ये आर की वैल्यू है वो आप फिक्स कर सकते हैं बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो आर है, मान लीजिए हम इसकी जगह एच पुट कर दें. सेकंड जो आर है, मान लीजिए इसकी जगह हम CH3 पुट कर दें. आप एग्जाम में ऐसा कर सकते. थर्ड मान लीजिए जो आर है, आप उसकी जगह CH2 और मान लीजिए PH फिनाइल एलिलाइन मान लीजिए बना दें. तो आर की वैल्यू एच पुट कर दें तो वो आपका ग्लाइसिन होगा, मींस दैट इज द ग्लाइसिन पार्ट. सेकंड CH3 वैल्यू पुट करें तो एलिलाइन पार्ट. फिनाइल ग्लाइसिन है नेक्स्ट, अगर CH2PH करें तो PHE फिनाइल ग्लाइसिन, ये एब्रीवेटेड फॉर्म होती है इसकी. तो मींस जब आपकी इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बाय हीटिंग इट विद 6N HCl, मींस एक ऐसा HCl जिसकी नॉर्मेलिटी 6 है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर रखेंगे 373 टू 693, और 20 से 24 घंटे के तक आप उसको हीट करते रहेंगे, या आप एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं. फिर जो भी एमिनो एसिड आए आप उनका पता चला लेंगे. जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें कौन से 3 एमिनो एसिड मिलने वाले हैं इस ट्राइपेप्टाइड से. फॉर एग्जांपल हमने छोटी चेन ली है, तो आपको एक ग्लाइसिन मिलेगा, एक एलिलाइन मिलेगा, एक कौन मिलेगा, फिनाइल एलिलाइन. हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता चलता है इस स्टेप से कि आपके टोटल एमिनो एसिड कितने मिले. वी गॉट द 3 एमिनो एसिड, फर्स्ट थिंग. सेकंड, अब हमें कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ग्लाइसिन के क्या पता, जो लंबी चेन है उसके अंदर ग्लाइसिन के 5 मोल्स हो.
आपके एलेलाइन के मान लीजिए 2 मोल्स हो एंड सो ऑन, डिफरेंट एमिनो एसिड के। तो फिर हमें क्या पता चले कि ग्लाइसिन के कितने मोल है, तो वो भी हमें यही से पता चलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ द एमिनो एसिड कंपोजिशन से। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करेंगे या गैस क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो उसके अंदर जो ग्राफ आता है, ग्राफ की जो पीक होती है, पीक की जो हाइट होती है, जो इंटेंसिटी होती है पीक की, उससे हमें पता चलता है कि जो कंपोजिशन क्या है, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, ग्लाइसिन के कितने मोल्स हैं, एलेलाइन के कितने मोल्स हैं, फिनाइल एलेलाइन के कितने मोल्स हैं, एंड सो ऑन, डिफरेंट एमिनो एसिड के कितने कितने मोल्स हैं। हमें ये पता नहीं चलेगा यहां से इस पहली स्टेप से कि व्हाट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ द अमीनो एसिड इन द गिवन प्रोटीन और द गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो पहली स्टेप है हमारी, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कंपोजिशन का, एमिनो एसिडों की कंपोजिशन का, उनकी कंसंट्रेशन का, उनकी संख्या का, कि कौन सा एमिनो एसिड के कितने मोल्स प्रेजेंट थे उस पॉलीपेप्टाइड चेन में। अब मेन इसके बाद ये पता करने के बाद, कंपोजिशन का पता करने के बाद कि एमिनो एसिड की कंपोजिशन हमारे पास आ गई, अब उसके बाद हमें पता करना होता है सीक्वेंसिंग का, कि पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रोटीन के अंदर जो डिफरेंट एमिनो एसिड है उनकी सीक्वेंसिंग क्या है। जैसे आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो ट्राइपेप्टाइड में, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा है ना कि सबसे पहले ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के बाद एलेलाइन है, एलेलाइन के बाद फिनाइल एलेलाइन है, एंड सो ऑन, लंबी चेन होती। तो व्हाट इज द सीक्वेंसिंग, हमें उस सीक्वेंस का पता लगाना है अपनी अगली स्टेप के अंदर। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, जब भी आप ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके दौरान प्रेफर करते हैं कि एसिडिक मीडियम में ही करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसकी, तो हाइड्रोलाइसिस तो हो जाएगी बट इट कॉजेज द रेसिमाइजेशन, हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज द सीक्वेंस एनालिसिस। अब सीक्वेंस का पता लगाना है कि कौन सी अमीनो एसिड पहले है, उसके बाद नेक्स्ट वन कौन है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, तो उसे कहते हैं सीक्वेंस एनालिसिस। सीक्वेंस एनालिसिस मींस the process in which one amino acid is cleaved at one time either from the N terminal or through the C terminal। किसी भी एंड से हम क्लीव करेंगे सिर्फ एक बार में एक ही एमिनो एसिड को, और उसको क्लीव करके फिर हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट कॉल्ड एज द सीक्वेंस एनालिसिस। देखो जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड, देखो जो चेन होती है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर दो ही टर्मिनल होते हैं। जैसे एमिनो एसिड के अंदर दो ही टर्मिनल होते हैं, वन इज on the right hand side, that is where the CH group is present, that is called as the C terminal, other one on the left hand side where the NH2 group is present at one end of the chain, that called as the N terminal। और ये एक अलग बात कि ये ज्वाइंट आयन की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, NH2 की बजाय वो NH3 पॉजिटिव आयन हो सकता है, और COOH की बजाय वो COO नेगेटिव हो सकता है एट द टू एंड्स। वन एंड एट वन एंड कौन होगा, COO नेगेटिव, और दूसरे एंड पे कौन होगा, NH3 पॉजिटिव। क्योंकि आपके कौन सी प्रोसेस भी चलती है यहाँ पे, मींस आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, साथ के साथ एटम की शिफ्टिंग भी होगी, जिससे कि वो ज्वाइंट आयन में की फॉर्म एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा दूं, इसी ऊपर वाली ट्राइपेप्टाइड के अंदर देखो COO मान लीजिए हम यहाँ पे नेगेटिव लिख दें, क्योंकि H मान लीजिए यहाँ से चला गया, अदर एंड के ऊपर वहां पे मान लीजिए एक H आपका आ गया, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, उसने लोन पेयर यूज करते हुए बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दीज टू एंड, ये दो एंड है, एक C टर्मिनल एक N टर्मिनल। तो हम किसी भी एक एंड से हम क्या करेंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे, वो तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखने ही वाले हैं। लेकिन देखो जस्ट आपको ये बता रहे, मान लीजिए C टर्मिनल साइड से ये क्लीवेज कर दिया, देखो मान लो यहाँ से ऐसे क्लीवेज कर दिया, बचे हुए दो एमिनो एसिड आपके कनेक्टेड रहे, कंडेंस्ड रहे, इकट्ठे रहे, तो ये मान लीजिए एमिनो एसिड यहाँ से निकला, और मान लीजिए यहाँ पे इस R की वैल्यू देखो, इस R की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड PS थी, मींस ये फिनाइल एलेलाइन है। तो यहाँ से क्लीवेज होगा, फिनाइल एलेलाइन अलग हो जाएगा, उसको हम सेपरेट करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि एमिनो एसिड आखिर है कौन, यहाँ पे R की वैल्यू क्या थी। हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए ये फिनाइल एलेलाइन था, एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके एक बार में एक पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेंगे, इधर फ्रॉम द C टर्मिनल और फ्रॉम द N टर्मिनल, किसी भी एक एंड से। लेकिन किया क्या जाता है, कहने में ये बात जितनी आसान है, ये वर्क उतना इजी नहीं होता। तो आखिर ये किया क्या जाता है, दैट टेक्निक नाउ कॉल्ड एज द सीक्वेंस एनालिसिस। मीन सीक्वेंस एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होगी, कि द प्रोसेस इन विच वन एमिनो एसिड इज क्लीव्ड एट वन टाइम ईदर फ्रॉम द N टर्मिनल और थ्रू द C टर्मिनल ऑफ द polypeptide chain by using the different reagents or the different chemicals, and then these are then separated and identified, and it is process, and that process is called as the sequence analysis। उसी को कहते हैं सीक्वेंस का पता लगाना, एनालाइज कर लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं ये टाइप कितनी हो सकती है। जैसे ऊपर अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा, डेफिनेशन में मैंने दो बातें बोली हैं, वन इज द क्लीवेज फ्रॉम द N टर्मिनल और द C टर्मिनल, इट मींस द सीक्वेंस एनालिसिस
मस्ट बी ऑफ टू टाइप, सी टर्मिनल के थ्रू हम क्लीवेज करेंगे या एन टर्मिनल के थ्रू, उसी बेसिस के ऊपर ही तो सीक्वेंस एनालिसिस दो टाइप की होती है। द फर्स्ट टाइप इज द एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस एंड अदर विल बी द सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। तो ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हमारी डेफिनेशन बन जाएगी एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस की और ऐसे ही सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस की। तो बताएं आप क्या डेफिनेशन होगी एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस की? कि मींस द प्रोसेस इन विच वन अमीनो एसिड इज क्लीव्ड at one time from N terminal of the polypeptide chain and not from the C terminal, and then it is get separated and identified, and it is called as the N terminal residue analysis. If that particular cleavage takes place from the C terminal, then it is called as the C terminal residue analysis. So the process in which one amino acid is cleaved at one time from the C terminal of the polypeptide chain and then separated, आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज द सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये हमने जो लिख दिया दो टाइप है सीक्वेंस एनालिसिस की, एन टर्मिनल के थ्रू या सी टर्मिनल के थ्रू, आखिर इसका प्रोसीजर क्या है, ये एनालिसिस की कैसे जाती है, अब हम उसी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस को। तो जैसे मैंने डेफिनेशन तो आपको पहले ही बता दी, अब हम देखेंगे कि एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस हम करते कैसे हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर behind that. So the N terminal residue analysis can be done by using, first reagent is 2,4-dinitrofluorobenzene, means 2,4-DNFB or also called as the Sanger's method. इसको Sanger's method भी कहा जाता है। अब करते क्या है, आपके पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमने देखो पूरी लंबी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हम शो कर नहीं सकते, आपके बोर्ड के ऊपर हम शो नहीं कर सकते, इसलिए देखो कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, आपको सिर्फ समझाना है हमें यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्राई पेप्टाइड ले लिया है, 3 अमीनो एसिड को दिखाया। देखो बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखो हमने ब्लैक कलर से शो कर दिया, बीच वाले अमीनो एसिड पार्ट को हमने ब्लू कलर से शो कर दिया, राइट साइड वाले को देखो हमने रेडिश कलर से उसको शो कर दिया है। तो ये 3 अमीनो एसिड आपके कंडेंस्ड हैं। अब हमें पता लगाना है इनके बारे में कि इनकी सीक्वेंसिंग क्या है, तो इसलिए पहला जो रिएजेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस, एन टर्मिनल वाली साइड से हम इसको एनालाइज करने में यूज करते हैं, सेंगर्स मेथड कहलाता है ये। तो इसमें होगा क्या, द एमिनो एसिड गेट रिएक्टेड विद, जो एमिनो एसिड है ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, सेंगर्स रिएजेंट के साथ। सेंगर्स रिएजेंट कौन है, दैट इज द 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। 2,4 क्यों, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन में अगर हम नंबरिंग करें तो देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, सो कॉल्ड एज द 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो आखिर ये रिएक्शन देखो चलेगी कैसे। एक चीज और आप ध्यान रखें यहाँ पे, वैसे तो आप ये जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन अटैच है, हम चाहते हैं एफ को हटा दें और फिर ये रिएक्शन चले, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता ना, तो फिर कैसे करवाएं। इसीलिए तो यहाँ पे आपने देखा बेंजीन जो फ्लोरोबेंजीन है इसमें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा रखे, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर। तो जो NO2 ग्रुप है आप जानते हैं इसका इफेक्ट बोलो कैसा होता है, इट हैज माइनस आई इफेक्ट, इट हैज माइनस आर इफेक्ट। सो due to their strong minus I and the minus R effect of NO2, the minus R minus I effect NO2 group decreases the electron density from the benzene ring to a larger extent. अब benzene ring के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रही नहीं, मींस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी benzene ring के ऊपर नहीं रही, इसीलिए इसके ऊपर अटैक कर सकता है आपका कौन, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग शो नहीं करता है। जैसे आपने पहले पढ़ा है क्या क्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, बिल्कुल नहीं। पहले भी आपने ये पढ़ा था ना, देखो एक डोव्स रिएक्शन होती थी आपकी कि बेंजीन रिंग के ऊपर देखो Cl लगा हुआ है, देखो इस स्टेप से हम इसमें मान लीजिए इसमें डाल दें एक्वस NH, तो क्या आपकी रिएक्शन इजिली हो जाती थी, Na पॉजिटिव और OH जो नेगेटिव है। तो बेंजीन रिंग वाले देखो कार्बन के ऊपर अगर हम शो करें यहाँ पे, तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या होगा, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये OH नेगेटिव इजीली अटैक कर देगा, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे, तो क्या इजीली Cl नेगेटिव लॉस हो जाएगा, नो ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस बेंजीन रिंग के पास क्या था, बेंजीन रिंग हैज द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है, तो जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड
और जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे जैसे OH नेगेटिव है जो कि एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इनके बीच में वो लोग क्या हो जाती है, देयर अकर्स द रिपल्शन। तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और OH नेगेटिव के बीच में हो जाती है रिपल्शन, इसलिए बेंजीन रिंग आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। इसलिए आपने देखा था डॉव्स रिएक्शन में हम क्या करते थे, हम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर यूज करते थे 623 केल्विन, हाई प्रेशर अप्लाई करते थे 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तब जाके ये डॉव्स रिएक्शन होती थी और फिर जाके आपका Cl की रिप्लेसमेंट होती थी, बोलो किस चीज से, OH से, मींस इजीली नहीं चलती। सिमिलरली यहाँ पे इसको इजी करने के लिए हम क्या करते थे, जैसे वार्म वाटर से आपने देखा होगा कि अगर हमें देखो ये नहीं चाहते कि हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाना पड़े, तो हमने कैसे किया था इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट, वहां पे आपको ध्यान होगा हमने क्लोरोबेंजीन की देखो हर एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर हमने क्या लगा दिया था, NO2 ग्रुप, देखो इस स्टेप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और फिर हम इसके अंदर सिंपली वाटर डालते हैं, सिंपली वाटर, आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल वाटर भी डालते हैं तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, Cl ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो जाती है और इस टाइप से हमें मिल जाता था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इस टाइप से हमें ऑब्टेन हो जाता था सिंपली बाय एडिंग द वाटर, वार्म वाटर। हमें कोई हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ी, हाई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये डॉव्स रिएक्शन थी। तो ये चीज आपके माइंड में रहेगी, उसी को बेस हम यहाँ पे बना रहे हैं जो हमने लिया सेंगर्स रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे -I जो इफेक्ट है, -R जो इफेक्ट है NO2 की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो चुकी है बेंजीन रिंग की वजह से। इसीलिए बेंजीन रिंग के ऊपर देखो, अब हम चलते हैं अपने सेंगर्स रिएजेंट की तरफ, इसको देखो हम क्लियर कर देते हैं। ये सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने के लिए ये चीज बताई गई, ये भी आपके कभी ना कभी काम आ सकती है। डॉव्स रिएक्शन थी आपकी, क्या पता किस कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए क्यों अप्लाई किए थे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी देखो बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ये जो नाइट्रोजन है ये NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों अपने पास लेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बोलो कहां पे दे, नाइट्रोजन देखो अपने लोन पेयर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जो बेंजीन रिंग वाला देखो कार्बन है, कार्बन फ्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपने पास लेके F नेगेटिव निकल जाएगा और इस टाइप से न्यू बॉन्ड बन जाएगा NH2 ग्रुप वाले नाइट्रोजन और सेंगर्स रिएजेंट वाला जो CF बॉन्ड है उस कार्बन के साथ, देखो ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन देखो यहां से हो चुकी है। अब बड़े ध्यान से देखें, देखो दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म, देखो ये नया बॉन्ड यहाँ से बन गया है, देखो दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म, यहाँ से ये नया बॉन्ड बन गया। अब ध्यान से देखें, ये मैंने ठीक लगाया या गलत है, आप ध्यान से देख के बताएं। ये हमने गलत लगाया यहाँ पे, सिर्फ आपको चेकआउट करने के लिए कि कोई चैट बॉक्स के अंदर लिखेगा न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड इज दैट, देखो जो हमने रेड कलर से यहाँ पे दिखाया बेंजीन रिंग वाले कार्बन और जो NH2 वाला देखो ये नाइट्रोजन था, इसके बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। मींस आपने क्या किया, इस एंड के ऊपर आपने किसको अटैच कर दिया, सेंगर्स रिएजेंट को। अब हम क्या करेंगे, इस एंड के ऊपर आपने सेंगर्स रिएजेंट का अटैक करवाया, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, HF देखो लॉस हुआ, HF देखो लॉस हो गया। नाउ मींस हम ये कह सकते हैं NH2 ग्रुप को हमने ब्लॉक कर दिया है। अब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्लीवेज अब कहां से होगी, मींस जो ये एंड था, एंड टर्मिनल वाला जो एंड था, यहां से देखो हाइड्रोलाइसिस हुई, देखो यहां से इस एंड से देखो इस टाइप से हाइड्रोलाइसिस होगी, स्पेसिफाइड हाइड्रोलाइसिस होगी, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हुई, हाइड्रोलाइसिस जब किया तो बोलो क्या हुआ, इधर कौन आ जाएगा, बोलो H नेगेटिव, इधर कौन आएगा, बोलो H पॉजिटिव। तो मींस ये डाइपेप्टाइड, मान लीजिए ये 3 एमिनो एसिड को लेके हम एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक एमिनो एसिड एन टर्मिनल साइड वाली एमिनो एसिड जो ब्लैक कलर से हमने शो कर रखी थी, वो तो आपके सेंगर्स रिएजेंट के साथ देखो अटैच हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे और पता चला लेंगे कि ये एमिनो एसिड है कौन सी। मींस उस एंड के ऊपर जो पहली एमिनो एसिड थी, एन टर्मिनल एंड के ऊपर जो पहली एमिनो एसिड थी वो कौन है। अब इसी टाइप से नेक्स्ट देखो ये तो आपकी सेपरेट कर लेंगे, प्लस ये बच गया आपका डाइपेप्टाइड, या अगर कोई लंबी चेन है तो ये लंबी चेन इस टाइप से बच जाएगी। हम दोबारा से फिर क्या करेंगे, फिर वही काम, हम दोबारा से इसमें बोलो क्या डालेंगे, उसी टाइप से आप डाल देंगे इसमें सेंगर्स रिएजेंट। फिर जो आपका एन टर्मिनल है उसी साइड से देखो दोबारा से NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा नाइट्रोजन ने लिए और बेंजीन रिंग के देखो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और F के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने देखो उसी टाइप से अपने इलेक्ट्रॉन दिए उस कार्बन के ऊपर, ये CF बॉन्ड का क्लीवेज F नेगेटिव निकलेगा, मींस HF का लॉस होगा। फिर से ये सेंगर्स रिएजेंट अटैच हो गया एन टर्मिनल के ऊपर, फिर दोबारा से हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बोलो कहां से, देखो ये हाइड्रोलाइसिस। तो नेक्स्ट जो ब्लू कलर की एमिनो एसिड है वो सेंगर्स रिएजेंट के साथ अटैच हो जाएगी और इसको फिर हम सेपरेट करेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अब ये एमिनो एसिड कौन है, एंड सो ऑन। और लगातार आप इस टाइप से इस प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे। तो ये एक
यानी लेंथी प्रोसेस तो होती ही है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें इस काम को करना पड़ता है, वन बाय वन, एक बार में एक एमिनो एसिड को ही हमें रिमूव करना होता है. सो दैट इज द फर्स्ट टेक्निक बाय यूजिंग द सेंगर्स रिएजेंट एंड मेथड इज कॉल्ड एज द सेंगर्स मेथड. तो ये सेंगर्स मेथड कहलाता है. तो सेंगर्स रिएजेंट कौन होता है, एग्जाम में पूछ रहे तो आप क्या कहेंगे, दैट इज द 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन is the Senger's reagent and method is called as the Senger's method. इसको आप Senger's method कहते हैं. तो मीन्स इस टाइप से हम एन टर्मिनल के थ्रू क्या पता लगा पाए, आपके एमिनो एसिडों की सीक्वेंस का इस टाइप से पता कर लेते हैं. सो दैट इज द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड अंडर द कैटेगरी दैट कॉल्ड एज द एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस. अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट रिएजेंट दैट इज द डेंसाइल रिएजेंट. डेंसाइल रिएजेंट है क्या, उसी टाइप से देखो हमने ये ट्राइपेप्टाइड ही लिया और ये डेंसाइल रिएजेंट है. बट इस डेंसाइल रिएजेंट, इसमें देखो एक नेप्थलीन रिंग है, देखो ये नेप्थलीन, देखो दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएं थ्रू टू कॉमन कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड एज द नेप्थलीन. और नेप्थलीन के ऊपर आपने क्या लगा दिया, नेप्थलीन के ऊपर देखो ये SO2Cl है, दैट इज कॉल्ड द सल्फोनाइल क्लोराइड. और यहाँ पे आपने क्या है, नाइट्रोजन है, तो मींस एमिनो ग्रुप है, एमिनो के ऊपर लेकिन 2 H हट के 2 CH3 है, तो मींस कौन हो गए आपके डाइमिथाइल, सो कॉल्ड एज द 1 डाइमिथाइल एमिनो नेप्थलीन सल्फोनाइल क्लोराइड. तो 1 डाइमिथाइल का देखो D आ गया, यहाँ से सल्फोनाइल का S आ गया, क्लोराइड का SC आ गया. इन शॉर्ट फॉर्म इसको DSC भी लिख देते हैं डेंसाइल रिएजेंट को. तो उसी टाइप से अब होगा क्या, रिएक्शन चलेगी आपकी, एंड टर्मिनल के थ्रू ही हम एमिनो एसिडों की सीक्वेंस का पता लगाएंगे. सो इट कम इन द कैटेगरी ऑफ द एंड टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस. तो रिएक्शन देखो चली कैसे, आपके उसी टाइप से जो नाइट्रोजन NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देखो अपने पास लेगा, अपने लोन पेयर कहां पे दे, इस सल्फर एटम को, जिसके ऊपर कौन Cl अटैच है, तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया. तो नया बॉन्ड किसके बीच बन गया, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच बन जाएगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के बीच देखो, ये दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म, ये है जो नया बॉन्ड बना है. अब उसके बाद उसी टाइप से जैसे लास्ट मेथड में हमने बताया था कि हमने NH2 ग्रुप को आप ये कह सकते हैं कि हमने प्रोटेक्ट कर लिया है, या आप ये कह सकते हैं कि इस एंड के थ्रू ही अब हाइड्रोलाइसिस देखो जब करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो फर्स्ट एमिनो एसिड थी जो ब्लैक कलर से हमने शो की, यहां से देखो CO पेप्टाइड जो बॉन्ड है, CONH देखो जो बॉन्ड था, C और NH के बीच से देखो उसी टाइप से हाइड्रोलाइसिस होगी. कार्बोनिल ग्रुप की तरफ क्या अटैच होगा, OH नेगेटिव. क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, H पॉजिटिव. तो इस टाइप से आपके 1 एमिनो एसिड जो ब्लैक कलर से हमने शो कर रखा था वो पार्ट, वो आपके डेंसाइल रिएजेंट के साथ देखो अटैच हो गया. अब हम इसको सेपरेट करेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एमिनो एसिड आखिर है कौन. और उसके बाद हमारा बोलो कौन बच गया, दैट इज द डाइपेप्टाइड या रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी बच गई. अब दोबारा से इसमें बोलो हम क्या डालेंगे, अब दोबारा से इसमें डाल देंगे हम डेंसाइल रिएजेंट. फिर उसी टाइप से एन टर्मिनल के थ्रू देखो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर उसी टाइप से देखो सल्फर को दिए, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, एंड सो ऑन. इसी टाइप से एन टर्मिनल के थ्रू आपके डेंसाइल रिएजेंट का अटैक होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, और इस टाइप से हम डिफरेंट एमिनो एसिड का पता लगा पाएंगे इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो फाइनली हमने क्या डिटरमाइन कर लेंगे, हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि नाउ व्हाट is the sequence of the amino acid in the given polypeptide chain, and that sequencing is identified through the N terminal. हम N terminal के थ्रू इस टाइप से पता लगा लेते हैं. So that is the second method which come under the category of the N terminal residue analysis, and that is the densyl by using the densyl reagent, DSC जिसे आप कह देते हैं. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर. Third method, which also come in the category of the N-terminal residue analysis, and that is the phenyl isothiocyanate, and that is the advanced reagent. इसे हम advanced reagent कहते हैं. जितने भी reagentों के जो नाम हैं उनके बारे में स्पेसिफाइड करके आपको बताया भी जा रहा है कि उनका नाम ऐसा है क्यों. तो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को अब हम यूज करेंगे. तो ये हमारे पास उसी टाइप से हमने ट्राइपेप्टाइड को ले लिया और इसमें हमने क्या डाला, हमने डाला एडवांस रिएजेंट मींस फिनाइल आइसोथायोसाइनेट. जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसको आइसोथायोसाइनेट क्यों कह रहे हैं. देखो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो CNO ग्रुप होता है, देखो CNO दैट इज कॉल्ड एज द साइनेट ग्रुप. इसे आप देखो साइनेट ग्रुप कहते हैं, हमने पहले भी आपको बता दिया था. लेकिन अगर हम यहाँ पे S लगा दें इसके साथ तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द आइसो, क्या कहेंगे इसको, आइसो कहेंगे, नो. हमने सिर्फ सल्फर लगाया है, तो बोलो सल्फर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सल्फर के लिए आप वर्ड यूज करेंगे थायो. तो मींस जैसे पहले वाले का नाम था यहाँ पे साइनेट ग्रुप, ये साइनेट है, तो नेक्स्ट वाले का क्या आ जाएगा, दैट इज द थायोसाइनेट. आप इसे थायोसाइनेट कहेंगे, दैट इज द थायोसाइनेट. एम्बिडेंट लिगेंड है दोनों, एम्बिडेंट है तो इसलिए CNO
ओ को अगर हम किस फॉर्म में लिख दें, एनसीओ की फॉर्म में, जैसे अभी बताया, तो इसको आप कहते हैं आइसोसाइनेट। आप इसको क्या कहेंगे, आइसोसाइनेट। ऐसे ही अगर हम ओ की जगह एस सल्फर लगा दें तो एनसीएस बन गया, जो अभी हमने यहाँ पे यूज किया है, देखो एनसीएस। ये फिनाइल मींस बेंजीन रिंग के आगे क्या लगा रखा है, एनसीएस। सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोथायोसाइनेट। इसे आप कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो हमने यहाँ पे जो रिएजेंट यूज किया है दैट, और फिनाइल ग्रुप भी हमने लगा दिया, फिनाइल ग्रुप से अटैच है ये आइसोथायोसाइनेट, सो कॉल्ड एज द फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। अब हम इसके अंदर देखो रिएक्शन करते हैं इसकी, उसी टाइप से देखो NH बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अब किसको देगा, ध्यान से देखें, ये हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे, बोलो किसके ऊपर हमने इसका अटैक करवाया, बड़े ध्यान से आप देखें। देखो आपको दिख रहा है कि कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको दिए, इस कार्बन को, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, बोलो किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो मींस जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, न्यू बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुई है, देखो फिनाइल एच सच है, ध्यान देना। उसके बाद देखो ये जो NH है, देखो ये NH, देखो NH बच गया ना वहां से, तो देखो ये H पॉजिटिव तो निकल गया NH2 के ऊपर से। तो नाइट्रोजन का नया बॉन्ड किसके साथ बना, ये कार्बन के साथ बना, जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड S, देखो ये H सच है, देखो ये रहा H सच। उसके बाद आगे कौन है, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो चुका है, C डबल बॉन्ड N, देखो ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है यहाँ पे, क्लियर हो गया। उसके बाद N नेगेटिव बना, N नेगेटिव के पास बोलो कौन आएगा यहाँ पे, इस N नेगेटिव के पास आ गया ये H। ये कौन सा H है, ये वही H है जो ऊपर आपका देखो ये NH2 ग्रुप था जो वहां से निकला था, ये NH आ गया। उसके बाद फर्दर की देखो ये बची हुई जो सीक्वेंसिंग है, ये SH है जो कि ऊपर हमारी ट्राइपेप्टाइड के अंदर थी। तो इस टाइप से आपने देखा कि एन टर्मिनल के थ्रू कैसे आपकी रिएक्शन चलती है, किस टाइप से देखो ये अटैक हुआ। देखो फिर से मैं आपको बता दूं ये अटैक देखो कैसे हुआ। आपके जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है आपका NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप किस चीज का काम करता है, बोलो न्यूक्लियोफाइल का। आपके जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव। नाइट्रोजन देखो अपने लोन पेयर तो दे देगा देखो इस टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना, इसलिए NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के साथ ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है। और यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन आपके नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए। नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज के पास कौन आ जाएगा, ये H जो वहां से निकला NH बॉन्ड का। तो इस टाइप से आपने क्या देखा, एन टर्मिनल के थ्रू ये जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो हमने ट्राईपेप्टाइड की फॉर्म में यहाँ पे ली है, एन टर्मिनल के थ्रू वो एडवांस रिएजेंट के साथ अटैच हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में बोलो अब क्या करेंगे, मींस NH2 ग्रुप ब्लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है यहाँ पे, एडवांस रिएजेंट जब हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली, ये कैसे अपने आप को सेपरेट कर पाता है, देखो सेपरेट कैसे करता है, अब बड़े ध्यान से देखना। अब हुआ क्या यहाँ पे, जो यहाँ पे NH देखो, जो ये NH आपको दिख रहा है, NH बोलो कौन सा, देखो ये वाला NH, देखो ये NH यहाँ पे, इस N और H के बीच में देखो जो सिंगल बॉन्ड थी, ये वही NH है जो ऊपर देखो यहाँ पे N नेगेटिव के पास जो H आया था। अब दोबारा से यही NH देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेगा NH बॉन्ड के, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लिए। अब नाइट्रोजन अटैक करेगा, बोलो कहाँ पे अटैक करे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एमिनो एसिड को देखो सेपरेट करना, आप थोड़ा समझ के भी देख सकते हैं, देखो इस टाइप से ये बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है। तो क्या करें हम यहाँ पे, बड़ी इजीली आप इस चीज की क्लीवेज करवा सकते हैं, बोलो क्लीवेज करवाएं तो कैसे करवाएं, ये जो हमने अभी दिखाया इसी बॉन्ड का हम शिफ्टिंग दिखाएं, बड़े ध्यान से देखना, या एक चीज और दिखा देते हैं, देखो ये रहा NH बॉन्ड, देखो ये रहा इधर NH, और यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन के NH बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास बोलो क्या है, लोन पेयर, या इसकी शिफ्टिंग दिखाएं, जल्दी बताओ। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि वही आपका जो ग्रुप यूज करना है जिस N नाइट्रोजन के ऊपर फिनाइल आइसोसाइनेट के अंदर वो नाइट्रोजन जिसके ऊपर H आया था, क्या वो यही था जो मैंने ये पहले बताया था, नो ये तो नहीं था। तो आपको चैट बॉक्स में अब तक लिख देना चाहिए था कि सर ये यहाँ से ये वाला NH यूज नहीं होगा, तो कौन सा होगा, फिनाइल के साथ। देखो जैसे मैंने ऊपर बताया था ये फिनाइल ग्रुप है, देखो ये रहा फिनाइल, फिनाइल से आगे ही तो था ये नेक्स्ट नाइट्रोजन, देखो ये नाइट्रोजन यही तो है वो। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आके इसी के ऊपर तो देखो ये H लगा था। तो अब क्या करें, देखो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या करेगा नाइट्रोजन, अब इस NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन अपने पास लेगा, और अब ये जो लोन पेयर थे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर अब किसको शिफ्ट करे, देखो क्लीवेज तो देखो इसी पेप्टाइड बॉन्ड की होनी है, देखो ये एक एमिनो एसिड को एक बार में क्लीव करवाना है। तो ये नाइट्रोजन अब अपने लोन पेयर देखो अब डोनेट करेगा कहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, देखो यहाँ पे अटैक, क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर देखो स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो CN बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया अपने पास, देखो नाइट्रोजन, हो गया ना CA, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसका क्लीवेज। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनी ये हाइडेंटोआइन है, ये फिनाइल हाइडेंटोआइन है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल कौन है बोलो, थायो हाइडेंटाइन है। थायो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सल्फर भी है, क्लियर हो गया। तो इसका नाम है फिनाइल थायो हाइडेंटाइन, द स्ट्रक्चर
जो आपकी बनी है, और आपकी साइड में बोलो कौन बच गई, ये आपकी डाइपेप्टाइड बच गई या रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब जो यहाँ पे ये फिनाइल थायोहाइडेंटाइन है, इसको आप सेपरेट करेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे एमिनो एसिड को कि एन टर्मिनल के ऊपर पहली एमिनो एसिड कौन थी, एंड सो ऑन। दोबारा से जो रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको हमने डाइपेप्टाइड की फॉर्म में यहाँ पे बची हुई है, दोबारा से हम क्या करेंगे बताओ, फिर से कैसे अटैक होगा, फिर से एन टर्मिनल के थ्रू ही अटैक होगा। मींस NH बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास लेगा, और उसी टाइप से जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है देखो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट में कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे स्लाइड नेगेटिव, तो नाइट्रोजन क्या करेगा देखो उसी टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर देखो इस टाइप से अटैक, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन के पास, एन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के पास कौन, देखो ये H, दोबारा से उसी टाइप से, और फिर दोबारा से क्या होगा, यही साइक्लाइजेशन होगी, वही आपका हाइडेंटोइन बनेगा, मींस फिनाइल थायोहाइडेंटाइन बनेगा, और अगला एमिनो एसिड भी हम आपका सेपरेट कर लेंगे और उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में इसी टाइप से चलती रहेगी। तो आपने देखा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एमिनो एसिडों की सीक्वेंस क्या है, उनको हम कैसे पता लगाते हैं, थ्रू द एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस, एन टर्मिनल के थ्रू। तो पहला जो आपने टेक्निक जो देखी थी, पहला मेथड कौन था, फिर सेकंड देखा, सेकंड कौन था, थर्ड कौन है, थर्ड आपने अभी देखा। तो फर्स्ट कौन था, सेंगर्स रिएजेंट, सेंगर्स मेथड था आपका। सेकंड कौन था जिसके अंदर हमने कौन यूज किया था, बताएं शाबाश, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें। और थर्ड कौन है, इस रिएजेंट का क्या नाम है, सेकंड था, बिल्कुल सही, DSC, बोलो कौन था, डेंसाइल रिएजेंट हमने यूज किया था उसमें। थर्ड कौन है, एडवांस रिएजेंट आपने यहाँ पे यूज किया है। तो दीज आर दी थ्री मेथड्स जिनके थ्रू आपने क्या किया, एन टर्मिनल के थ्रू आपके एमिनो एसिडों की सीक्वेंस क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रोटीन के अंदर, उसका आपने पता लगा लिया। और यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। आमतौर पे जब भी हम जो आपकी प्रोटीन होती है उसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं, मींस प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता लगाने का मतलब कि मींस जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस का जो हम पता लगाते हैं, उनके लिए जो बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट जो टेक्निक होती है, वो एन टर्मिनल के थ्रू ही हम यूज करते हैं। तो ये थ्री मेथड्स थे, यही सबसे बेस्ट होते हैं। सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस को हम रेयरली यूज करते हैं। तो हम चलते हैं लेकिन नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, दैट इज द सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। तो इसको भी जब हम करेंगे तो कौन कौन से रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, देखो हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को आप हाइड्रोजन कहते हैं। उसी टाइप से आपने ये ट्राइपेप्टाइड ले लिया, देखो ये हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन लिया तो उसी टाइप से देखो आपकी रिएक्शन चलेगी यहाँ पे, और जब रिएक्शन चलेगी आपकी तो आपका जो फाइनल जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है देखो किस टाइप से बनेगा। हमें एक टाइप पे एक को ही क्लीवेज करना है ना, देखो डायरेक्ट यहाँ पे देखो ये इसकी क्लीवेज हमें करवानी है, तो कैसे करवाएं हम क्लीवेज। क्लीवेज बड़ी सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं कि कोई जो एक NH बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन है, दोनों नाइट्रोजन अपने पास लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखो एक कार्बोनिल ग्रुप है, देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे, या हम दूसरे साइड में अटैक कर सकते हैं। ये तो एन टर्मिनल हो गया ना। अभी तो मैंने बताया था कि इस रिएजेंट को हम यूज किसके लिए करते हैं, ये पाया गया है, ये सी टर्मिनल के थ्रू अटैक करवाते हैं। तो सी टर्मिनल के ऊपर आप देखें, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द सी टर्मिनल। यही तो है सी टर्मिनल जिधर CH ग्रुप है। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसको सी टर्मिनल के थ्रू यूज किया गया, ये तो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद ही जब हमने एनालाइज किया, एमिनो एसिड को सेपरेट आउट किया। क्योंकि देखो कैसे किया, हमने कंपैरिजन किया, आपके पास सेम प्रोटीन हमने ले ली दो अलग अलग कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर हमने एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस को यूज किया, दूसरे के अंदर उसी प्रोटीन को लेते हमने सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस किया। तो जब हमने एन टर्मिनल के थ्रू पता लगाया कि व्हाट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ द डिफरेंट एमिनो एसिड, तो एन टर्मिनल के ऊपर पहली कौन थी, तो लास्ट एमिनो एसिड कौन था, इट मींस वो सी टर्मिनल वाला था। तो जो बिल्कुल लास्ट वाला जो एमिनो एसिड हमें मिला एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस के थ्रू, वो जब हम सी टर्मिनल के थ्रू करते हैं तो पहला एमिनो एसिड होना चाहिए। तो वो तभी हमें पता चला कि जो हाइड्रोजन होता है जब हम इसको यूज करते हैं तो सबसे पहला जो एमिनो एसिड हमें यहाँ पे मिलता है वो कौन सा मिला, सी टर्मिनल वाला मिला। इट मींस इट इज स्पेसिफाइड रिएजेंट व्हिच अटैक ऑन द पॉलीपेप्टाइड, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, थ्रू द सी टर्मिनल, ये सी टर्मिनल के थ्रू ही अटैक करते हुए पाया गया है। तो इसमें होगा क्या, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लिए, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दिए, बोलो कहां पे देगा, चाहे आप किसी भी एंड के थ्रू दिखा दे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ही तो है। तो देखो हम इस एंड से दिखा देते हैं, देखो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने लिए और इस टाइप से देखो अटैक कर दिया। कहां पे अटैक करेगा, बोलो यहाँ पे सी टर्मिनल के ऊपर, देखो ये अटैक करेगा, और सी टर्मिनल के ऊपर अटैक करेगा तो बोलो कौन निकलेगा यहाँ से आपके, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। और इस टाइप से आपने क्या देखा, देखो एक एमिनो एसिड आपकी क्या हो गई, बोलो सेपरेट आउट हो गई, और जो आपका हाइड्रोजन है वो अटैच हो गया रिमेनिंग पार्ट के ऊपर। तो इस टाइप से आपके एक एमिनो एसिड बोलो क्या हो गई, आपकी सेपरेट आउट हो जाती है।
और रिमेनिंग पार्ट का आप पता लगा लेते हैं। देखो ऐसा भी आप कर सकते हैं इस टाइप से। तो मीन्स यानी जो दो मेथड हम देख रहे हैं, वन इज द एन टर्मिनल, अदर वन इज द सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि जो एक टर्मिनल है, सी टर्मिनल वाला, देखो ये जो पार्ट है, देखो ये जो एमिनो एसिड वाला देखो पार्ट है, ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, देखो सेपरेट आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट था हमारा, देखो ये वाला पार्ट, ये हमें शो नहीं करना है यहाँ पे। आप इस चीज की करेक्शन जरूर कर लेना। देखो ये है यहाँ पे एच हटा दें, हाइड्रोजन जो अटैच हुआ है वो इस दो एमिनो एसिड के साथ अटैच हो गया, और जो फ्री एमिनो एसिड हमें मिला, देखो जो रेड कलर से हम शो करेंगे, देखो इसको ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। देखो इस पार्ट को हम रख लेते हैं, देखो यहाँ पे इस ब्लू कलर वाले पार्ट को हम हटा देंगे। देखो दैट इज द पार्ट, देखो ये पार्ट हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे बोलो कौन लगा देंगे आप, यहाँ पे देखो एच, देखो ये फ्री एमिनो एसिड हमें मिल गई। देखो दैट इज द फ्री एमिनो एसिड, ये फ्री एमिनो एसिड है जो कि हमें कहां पे मिली है, सी टर्मिनल वाली। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करेंगे, तो उसमें होगा क्या, आपकी जो फ्री एमिनो एसिड है ये तो इल्यूटेड हो जाएगी, ये तो आराम से सेपरेट आउट हो जाएगी, और जो बचा हुआ जो पार्ट है जहां पे आपके हाइड्रोजन अटैच हो गया, देखो इन दो के साथ, देखो ये दो आपकी जो एमिनो एसिड बच गई, या जो रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके साथ हाइड्रोजन आपका अटैच हो चुका है हाइड्रोजाइड की फॉर्म में। तो फिर क्या होगा, मींस फ्री एमिनो एसिड अलग हो गया, और रिमेनिंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके एंड के ऊपर कौन अटैच हो गया, बोलो आपके हाइड्रोजाइड, वो आपका अलग हो गया, एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते चले जाएंगे, फिर से हाइड्रोजन डालेंगे एंड सो ऑन। तो सी टर्मिनल के थ्रू जो भी एमिनो एसिड होगी, सी टर्मिनल के ऊपर जो आपकी एमिनो एसिड है वो फ्री एमिनो एसिड की फॉर्म में हम सेपरेट करते हैं इस मेथड के द्वारा, जिसमें हमने यूज किया हाइड्रोजन। तो आप ये करेक्शन कर लेना आपकी स्ट्रक्चर के अंदर, जो मैंने अभी दिखा दिया। देखो ये स्लाइट रेडिश कलर वाली, देखो ये एमिनो एसिड ये फ्री हो गई, तो कोई गलती से यहाँ पे हमसे अटैच हो गया था टाइपिंग के दौरान, और रिमेनिंग जो दो आपके बच गए आपके एमिनो एसिड, वो हमने देखो डैश करके वहां पे लिख दिया। आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं उसको अपनी कॉपी के अंदर, अब जितनी लंबी चेन चाहे वो आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्थ, आपकी जो पेपर किस साइज का है उसके बेसिस के ऊपर आप एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रा करने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए आप मैक्सिमम ट्राईपेप्टाइड तक यूज करें, जैसे भी मैंने आपके सामने यूज किया था। तो ये था नेक्स्ट, दैट इज द बाय यूजिंग द हाइड्रोजन, और सी टर्मिनल रेजिड्यू एलएसएस की कैटेगरी में ये यूज किया जाता है इस रिएजेंट को। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके बाद अगली टेक्निक, बाय यूजिंग द एंजाइम, जिसे कहते हैं इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो एंजाइम जो यूज किया, दैट इज द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जो इंजाइम होते हैं आपने पढ़ा है, दे आर प्रोटीनेसिस इन नेचर, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। आपने पढ़ा है ना, इनका नेचर स्पेसिफिक होता है। आप जानते भी हमारी बॉडी के अंदर जैसे माउथ में जाए तो इंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो स्लाइट कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है सिर्फ, उसके बाद स्टमक में फूड चला गया तो वहां पे आपके एसिडिक मीडियम होता है, तो पेप्सिन ट्रिप्सिन जो इंजाइम जो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो हमने इंजाइम लिया, इसका नेचर भी स्पेसिफिक ही होता है। तो सी टर्मिनल के थ्रू जब हम लेंगे तो इसकी ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेगा थ्रू द सी टर्मिनल। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखो अभी हम शो करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि जो ये इंजाइम है इनका नेचर स्पेसिफिक होता है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज देखो इंजाइम है, तो इसके अंदर देखो हाइड्रोलिसिस होगी। ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे CONH, देखो ये बॉन्ड है, देखो ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड के थ्रू देखो क्लीवेज होगी। तो यहाँ पे दोबारा से हमें बोलो क्या मिलेगा, दैट इज अ फ्री एमिनो एसिड। देखो ये यहाँ से फ्री एमिनो एसिड, और रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, देखो ये फ्री एमिनो एसिड को इसको हम सेपरेट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ये हमारे पास रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन जो डाइपेप्टाइड की फॉर्म है, क्योंकि हमने सिर्फ 3 एमिनो एसिड को ले रखा था। तो इस टाइप से ये हुआ सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। तो सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें टू वेज हैं, एक तो हाइड्रोजन हमने यूज किया, और सेकंड हमने एंजाइम को यूज किया, सो दैट इज द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू हम सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस करते हैं। तो ये था अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है आपकी एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस वाली, जिसमें आप सेंगर्स मेथड यूज कर सकते हैं, आप डेंसर रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, आपकी जो एडवांस रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, वो आपके बेस्ट मेथड है। ये भी यूज कर सकते हैं लेकिन इनको कम ही यूज किया जाता है। तो दीज आर दी डिफरेंट टेक्निक। और इसी टाइप से देखो आप फर्दर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम देखो इसमें डाले, तो दोबारा से जो नेक्स्ट देखो आपका सी टर्मिनल के थ्रू, देखो दैट इज द सी टर्मिनल, दोबारा से यहाँ पे देखो फिर से क्लीवेज हो जाएगी।
देखो फिर से क्लीवेज, फिर आपके पास फिर से फ्री अमीनो एसिड आएगा, देखो जो ब्लू कलर का है, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आपकी चलती चली जाती है। So thank you. That all about the today's lecture about the determination of the primary structure of the protein, or you can say the polypeptide. Determination of the primary structure means जैसे मैंने आपको पहले बताया एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस के बारे में पता करना कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिडों की सीक्वेंस क्या है। So thank you. That all about the today's lecture. Thank you.